नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जल्दी से सभी लोग फटाफट लाइव आ जाइए और शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों के आज श्रृंखला आप सबको जो है बताऊंगा, ठीक ना। ये आपकी 54वीं महत्वपूर्ण श्रृंखला है और इस श्रृंखला में एक से बढ़कर एक प्रश्न आपके लिए दिए गए हैं। प्रश्नों को करिए और देखिए किस तरह के प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो बिना देरी किए हुए हम सब यही काम करेंगे। आप अपनी कॉपी कलम को ले लीजिए और देखिए कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, क्योंकि उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी एकदम अच्छे तरीके से चल रही है और अच्छे तरीके से आप सब जो भी मेरे बच्चे हैं वो एकदम जबरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे हैं, ठीक ना। तो कहीं से भी कोई प्रश्न चूकना नहीं चाहिए। आइए हम सब महत्वपूर्ण प्रश्नों के श्रृंखला को देखते हैं। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष के आयु के बीच सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार जो है ये किस अधिनियम के तहत आपको दिया गया है? निःशुल्क अधिकार, ठीक ना। यह किस प्रकार का अधिकार है? शिक्षा का अधिकार कह रहा है कि किस प्रकार का अधिकार है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है, या मूल अधिकार है, या सांविधिक अधिकार है, या उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक ना। तब आप क्या जवाब दोगे? जल्दी जल्दी सभी लोग फटाफट लाइव जवाब दीजिए और शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों के श्रृंखला को आइए देखते हैं और करते हैं। तो अब जो है शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार है या मौलिक अधिकार है? किसके तहत आपको दिया गया? तो बताइएगा 86वां संविधान संशोधन, ठीक ना। संशोधन आपको 2002 के तहत ये एक मौलिक अधिकार बन गया। इसे कहां शामिल किया गया है? तो अनुच्छेद 21 क में आपको शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। इसे लागू कब किया गया? तो 1 अप्रैल 2010 ईस्वी को आपको शिक्षा का अधिकार जो है ये लागू किया गया। यही प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं। शानदार तरीके से आप प्रश्नों के श्रृंखला को करते चलिए और देखते चलिए कि किस तरह के परीक्षा में आपके जो हैं ये प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक। तो आइए एक महत्वपूर्ण शानदार प्रश्नों के श्रृंखला अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। किस संविधान संशोधन बिल के द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है, ठीक ना। 21 वर्ष था और उसे घटाकर 18 वर्ष, 48वां, 57वां, 61वां या 63वां। तो सभी लोगों का शानदार जवाब आप सबके ओर से आ रहा है। उम्मीद कर रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के प्रश्न को गलत नहीं करेगा, ठीक ना। तो ये आपको जवाब क्या हुआ? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत, कितना? 1989 के तहत आपको जो है कि वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ये बिल्कुल सही जवाब इसका होगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब तक प्रस्तावना में कुल कितनी बार संशोधन किया गया है? आपको 1 बार, 2 बार, 3 बार या कभी नहीं? तब अब तक कुल 1 बार भारतीय संविधान के प्रस्तावना में आपको संशोधन किया गया है। और वो भी कब किया गया है? तो बताइएगा 42वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक ना। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 1 बार अब तक संशोधन किया गया है और इसमें 3 शब्द जोड़ा गया। आपको पंथ निरपेक्ष, आपको समाजवाद और अखंडता, ठीक ना। अखंडता, यही 3 शब्द आपको इसमें आपको मौलिक प्रस्तावना में ये जोड़ा गया। प्रस्तावना को संविधान की आपको कुंजी कहा जाता है, ठीक ना। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। कुंजी या आपको जो है
आत्मा भी कहा जाता है, ठीक ना, आत्मा कहा जाता है। ये बातें आप सब याद रखे रहिएगा और गलती नहीं करिएगा। केशवानंद भारतीवाद में आपको संविधान के प्रस्तावना में संशोधन की बातें कही गई, लेकिन मूल अस्तित्व में परिवर्तन की बात को एक सिरे से खारिज कर दिया गया है। ठीक, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहली बार प्रस्तावना में संशोधन हुआ कब हुआ? 24वें संविधान में, 42वें संविधान संशोधन में या 44वें संविधान संशोधन में? तो मैंने आप सबको बताया कि 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 ईस्वी में पहली बार आपको जो है पहली बार प्रस्तावना में या उद्देशिका में आपको संशोधन किया गया, जबकि आपको जो है 24वें संविधान संशोधन के द्वारा संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया गया। संसद को मौलिक अधिकार में, ठीक ना, मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया गया, में अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया गया, ठीक ना, संशोधन का अधिकार आपको प्राप्त हुआ, ठीक ना, ये बातें। और यह किसके तहत तब बताएगा? आर्टिकल नंबर 13 के तहत, अनुच्छेद 13 के तहत लघुकरण या उसको बढ़ाने की शक्ति संसद को प्राप्त है। वहीं 44वें संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को यह विशेषाधिकार प्राप्त हुआ कि मंत्रिमंडल के निर्णय को पुनर्विचार के लिए वह भेज सकता है। कितनी बार? तो एक बार, ठीक ना। राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल के निर्णय को एक बार पुनर्विचार करने के लिए वापस भेज सकता है, भेज सकता है। ये बातें आप सब एकदम सही तरीके से पढ़ते रहिए, जानते रहिए और चीजों को गलतियां ना करिए, ठीक ना। एकदम जल्दी जल्दी फटाफट आप सब प्रश्नों का जवाब दीजिएगा। निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? 42वां, 44वां, 46वां या 50वां? तो 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। ये आपको 1976 ईस्वी में ये संशोधन आपको हुआ था, जबकि 1978 ईस्वी में 44वां संविधान संशोधन किया गया था। इसी के तहत आपको जो है एक राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों में सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया था, ठीक ना। ये बातें आप सब याद रखे रहिए। लिंगायतन धर्म के संपादक कौन माने जाते हैं? तब बताएगा अंगुलीमाल, बुद्धगुप्त, उपगुप्त या बासव। तब बताएगा लिंगायतन संप्रदाय या धर्म जो है ये शैव धर्म से, यहां संप्रदाय लिखना चाहिए, ठीक ना, संप्रदाय किससे संबंधित है? तब बताएगा ये शैव धर्म से संबंधित है और ये संप्रदाय की स्थापना 12वीं शताब्दी में बासव द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? बासव या बेसन्ना के द्वारा आपको जो है इस संप्रदाय की स्थापना जो है ये किया गया है। बसवन्ना, ठीक ना, बासव या बसवन्ना, ये बसवन्ना के द्वारा आपको इस संप्रदाय के स्थापना किया गया है। कहां किया गया है? तो कर्नाटक में। ये भी बातें आप लोग बता दीजिएगा कि कर्नाटक राज्य में ये, इसके ऊपर आपसे कभी न पूछा गया है न पूछा जाएगा, उम्मीद यही करता हूं। गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में सम्मिलित है? ये किस ग्रंथ में? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या अथर्ववेद में? तो बताइएगा ऋग्वेद में आपको जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है और ऋग्वेद के आपको जो है ऋग्वेद के तृतीय
तृतीय मंडल में आपको जो है इसका उल्लेख है। इसके रचनाकार कौन है तब बतेगा कि इसके रचनाकार आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में कोई बताएगा? विश्वामित्र है भाई, जाने दीजिए आप सब। विश्वामित्र जो है, और यह किस देवता को समर्पित है? तो सूर्य अर्थात सविता, सूर्य अर्थात सविता देवता को समर्पित है, को समर्पित आपको जो है ये माना जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये अभी वीडियो का ऑर्डर करिए अपने नजदीकी बुक स्टॉल से, और आपको शानदार तरीके से ये पुस्तक है आपको वीडियो के, इसके साथ साथ आपको ये प्रैक्टिस सेट जो है ये फ्री में है। ठीक ना, आप इसे परचेज कर सकते हैं और आपके भविष्य के लिए बड़ा ही लाभकारी भी सिद्ध होगा। उम्मीद यही हम सब कर रहे हैं। ठीक, तो जरूर से पढ़िए, देखिए प्रश्नों के प्रारूप को कि किस तरह के प्रश्न आपको इसमें पूछे गए हैं। ठीक, साथ ही साथ हमारी संस्था की ओर से लेखपाल के चारों श्रृंखला आपको मौजूद है, आप इसे परचेज कर सकते हैं और इससे संबंधित प्रश्नों को देख भी सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, एकमात्र वेद जो पद एवं गद्य दोनों में है, तो आपको जो है ये ऋग्वेद सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन, सबसे बड़ा एवं सबसे प्राचीन। ठीक ना, ये बातें याद रखिए, सबसे प्राचीन। ये आपको यजुर्वेद जो है ये आपको एक ऐसा वेद है जो पद एवं गद्य दोनों में है। इसका दो वेद है, एक आपको शुक्ल यजुर्वेद है और दूसरा कृष्ण यजुर्वेद है। ठीक ना, शुक्ल यजुर्वेद को ही वाजस्नेयी संहिता के नाम से जाना जाता है। ठीक, चलिए ये सामवेद है, भारतीय संगीत की जननी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतीय संगीत की जननी के नाम से आपको इसे जानते हैं। अथर्ववेद सबसे अंतिम वेद है, अंतिम वेद। ठीक ना, और इसी में आपको जादू टूना, औषधीय चिकित्सा, ठीक ना, औषधीय चिकित्सा आपको जो है इसी में अंग, मगध आदि राज्यों का भी उल्लेख मिलता है। ठीक, तो ये प्रमुख बातें यहां पर आप सबके लिए रही। अद्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? रामानुजाचार्य ने, शंकराचार्य ने, माधवाचार्य ने या निम्बकाचार्य के द्वारा? तो अद्वैतवाद का प्रवर्तक शंकराचार्य को माना जाता है, जबकि रामानुजाचार्य जो है, रामानुजाचार्य, ये पूरा लिख लो, रामानुजाचार्य ये 12वीं सदी के संत थे और इनके द्वारा विशिष्टाद्वैतवाद दिया गया। विशिष्टाद्वैतवाद, ये आपको द्वैतवाद, ये वैष्णव संप्रदाय के आपको थे। वही माधवाचार्य के द्वारा आपको जो संप्रदाय दिया गया वह द्वैतवाद दिया गया। कौन सा? द्वैतवाद। और जो निम्बकाचार्य दिए ये द्वैतवाद, ये सभी के द्वारा आपको दिया गया। ये सब के सब महान वैष्णव संत माने जाते हैं। ठीक, यही शंकराचार्य के द्वारा 4 मठों के स्थापना भी आपको भारत में की गई है। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो ये देखो, ये बच्चा एक कोई भी खाद्य जाल बना लो। ठीक ना, यहाँ पे आपको पेड़ पौधे कर लो, ये आपको ये 2-3 श्रेणी कर लो। ठीक ना, तो जब भी ऊर्जा का प्रवाह जाएगा, ये मान लो उत्पादक हुआ, उत्पादक, ये आपको उपभोक्ता, ये भोक्ता। ठीक ना, ये प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता, ये आपको द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता, ये आपको जो है अंतिम उपभोक्ता या तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता। तो इसमें ये कहा गया कि इसमें ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? तो एक रेखीय होता है, इसे कर सकते हैं एक रेखीय या एक दिशीय शब्द जो लिखा है ये आपको जो है इसका है। ठीक ना, इसे 10% का नियम भी कहते हैं। और इसे किसने दिया था? तो लिंडमान
लिंडमान के द्वारा आपको यह सिद्धांत दिया गया था। अब कैसे 10%? तो मान लो यहां कोई भी उत्पादक जो है ये 10,000 किलो कैलोरी जो है ये ऊर्जा उत्पादित कर रहा है, तो अगले श्रेणी में इसका 10% यानी 1,000 ऊर्जा यहां जाएगा। इसके बाद इसमें कितना जाएगा? तो 100% जाएगा। इसमें कितना जाएगा? तो 10% ऊर्जा जो है ये आपको जाएगा। तो इस तरह से इसे 10% का नियम भी कहा जाता है, ठीक ना। लिंडमान के द्वारा ये आपको जो है, लिंडेमान भी कहीं कहीं दिया है, तो लिंडमान के द्वारा यह आपको दिया गया। चलिए, मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो मरुस्थल में उगने वाले पौधे मरुद्भिद कहलाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में? तो जिसे हम अंग्रेजी में जीरोफाइटा के नाम से जानते हैं। वही हाइड्रोफाइटा जो है ये जलोद्भिद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जलोद्भिद। हाइड्रोफाइटा जो है ये जलोद्भिद या आर्द्र भूमि वाले, जलोद्भिद या आर्द्र भूमि वाले पौधे कहलाते हैं, आर्द्र भूमि में, ठीक ना। वही हैलोफाइटा जो है ये आपको क्या कहलाते हैं? तो हैलोफाइटा को लवणीय भूमि में उगने वाले पौधे कहते हैं। लवणीय भूमि में उगने वाले पौधे जो हैं ये हैलोफाइटा के नाम से जाने जाते हैं, ठीक। और मोजोफाइट्स ये भी आपको मरुस्थल में ही एक प्रकार का मूल वाले पौधे होते हैं जो लंबे तक रहते हैं। परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो परितंत्र में या इकोसिस्टम में आपको ऊर्जा का पर्णहरित है, एटीपी है, या सूर्य का प्रकाश है, या आपको हरे पौधे हैं। तो इसमें आपको ऊर्जा का प्रारंभिक स्रोत जो होता है यह सूर्य का प्रकाश होता है, क्योंकि पेड़ पौधे जो हैं सूर्य के प्रकाश से आपको जो है कि उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड को भोजन के रूप में लेते हैं और फिर आपको जो है कि ऑक्सीजन के रूप में ऊर्जा उन्मुक्त करते हैं। इसके साथ कई मात्रा में आपको एटीपी ऊर्जा इनके द्वारा उन्मुक्त किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहां स्थापित किया गया है? बर्लिन में, ओस्लो में, ओसाका में या मैनचेस्टर में? तो आप सबको बता दें, पहली बार अंतरराष्ट्रीय अम्लीय वर्षा, पहली बार अम्लीय वर्षा कहां हुई? प्रथम बार अम्लीय वर्षा, ठीक ना, अम्लीय वर्षा आपको नॉर्वे में हुई, ठीक, नॉर्वे। और नॉर्वे की राजधानी जो है ओस्लो में पहला आपको जो है अम्लीय वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है। ये भी बातें गलत बिल्कुल नहीं करिएगा, शानदार तरीके से प्रश्नों को जवाब देते चलिएगा। फैजाबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो बाबा योगी आदित्यनाथ के द्वारा फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या रख दिया गया है, जो कि पुराने समय में कोशल राज्य की राजधानी हुआ करती थी। हिंदी इंडिविजुअल शानदार तरीके से हमारी संस्था के द्वारा पढ़ाया गया है, इसे आप परचेज कर सकते हैं और ये आपके सुनहरे भविष्य के लिए काफी लाभदायक भी होगा। कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ये आपको अटल बंदरगाह, नेहरू बंदरगाह, दीनदयाल बंदरगाह या राजेंद्र प्रसाद बंदरगाह? तो आप बड़े ही शानदार तरीके से जवाब दीजिएगा। कांडला बंदरगाह कहां है? तो ये गुजरात में है, ठीक ना। और ये एक ज्वारीय बंदरगाह है। किस तरह का? ज्वारीय बंदरगाह आपको जो है बंदरगाह है, ठीक ना। और यहीं से भारत में सर्वाधिक तेल आयात जो होता है इसी बंदरगाह से आपको होता है। साथ ही साथ यह बंदरगाह कर मुक्त भी है, ठीक ना। और आप सबको बता दें इसका परिवर्तित नाम दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो अंडमान निकोबार में आपको हैवलॉक द्वीप है, जिसका नाम बदलकर वर्तमान में स्वराज द्वीप कर दिया गया है। क्या किया गया है? तो स्वराज द्वीप, हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर रखा गया है। आइए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। अब देखिए
144 124 अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय के गठन की बातें की गई हैं। अनुच्छेद 5 में नागरिकता की बातें की गई हैं। अनुच्छेद 152 में आपातकालीन राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों का जिक्र किया गया है और 245 में विधायी शक्तियों का विवरण दिया गया है। तो इस तरह से 1 2 3 4 ऑप्शन संख्या 1 इज योर राइट आंसर होगा। ठीक, एक जो है ये बिल्कुल सही जवाब माना जाएगा। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को, मेनाल्ड कीन्स को, अमर्त्य सेन को या माल्थस को? तब हमेशा जवाब दीजिएगा आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक आपको एडम स्मिथ को कहा जाता है। ये एक स्वीडिश वैज्ञानिक थे, अर्थशास्त्री थे। इन्हें अर्थशास्त्र का पिता भी कहते हैं, अर्थशास्त्र का पिता भी कहा जाता है या जनक तो कहते हैं। साथ ही साथ आपको जो है इन्होंने वेल्थ ऑफ नेशंस नामक इन्होंने पुस्तक लिखी। इसके बाद इन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा। अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान जो है, धन का विज्ञान इनके द्वारा बताया गया। साथ ही साथ बच्चा आपको बता दे कि इन्होंने ही आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का भी जनक कहा जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक कहा जाता है। ये सारी बातें आप सब जो है एडम स्मिथ के विषय में जान रहे हैं। ठीक, तो चलिए गलतियां नहीं करिएगा, यही आपसे अनुनय विनय निवेदन है। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण, जिसे हम सब LPG के नाम से जानते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इसकी शुरुआत भारत में 1991-92 के दशक में PV नरसिम्हा राव सरकार के समय में किया गया है। ठीक ना। और इसके जनक कौन कहे जाते हैं? तो इसके जनक मनमोहन सिंह, ये हमारे जो प्रधानमंत्री जी जो थे मनमोहन सिंह को भारत में उदारीकरण का जनक कहा जाता है। और ये किसके समय में हुआ था? तो मनमोहन सिंह के समय में हुआ था। इसे राव मनमोहन मॉडल भी बोलते हैं, राव मनमोहन मॉडल के नाम से भी जानते हैं। और इसे द्वितीय औद्योगिक नीति या नई औद्योगिक नीति, इसे क्या कहते हैं? तो नई औद्योगिक नीति के नाम से भी आपको इसे जाना जाता है। ये बिल्कुल गलती नहीं करिएगा आप सब, इसके बाहर यहां से प्रश्न नहीं बनता है। ठीक, चलिए सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है? तो सरहुल त्योहार जो है ये मनाया कहां जाता है, पहले ये जानिए। ये आपको झारखंड में मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है बच्चा? तो चैत्र माह में, हिंदू आपको जो है हिंदू कैलेंडर के अनुसार आपको प्रथम माह में, ठीक ना, प्रथम माह में यानी चैत्र माह में आपको जो है, चूंकि हमारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो है चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुवार, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन, ये 12 महीने होते हैं। जिसमें चैत महीने में आपको जो है यानी रामनवमी जिसमें पड़ता है, 10 रामनवमी मनाते हैं ना, तो उसी समय मनाया जाता है। ये आपको झारखंड के उरांव, आपको जो है कि हो, मुंडा, संथाल, ये सभी जनजातियों द्वारा ये आपको मनाया जाता है। ऑप्शन में आपको उरांव है तो आप लगा लीजिएगा, उरांव जनजाति के द्वारा ये मनाया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, अगले प्रश्न के ओर चलते हैं। यूपी SSS से शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से आपको पढ़ाया गया है, आप इसे परचेज कर सकते हैं और आपके सुनहरे भविष्य के लिए ये काफी फायदेमंद भी रहेगा। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इसे भारत में चिश्ती संप्रदाय का भारत में प्रवर्तक कहा जाता है। भारत में चिश्ती संप्रदाय का प्रवर्तक
का प्रवर्तक कहा जाता है। ये आपको मोहम्मद गौरी के साथ भारत आया था, के साथ भारत आया, ठीक ना, भारत आया। और राजस्थान में किसके, महाराणा प्रताप, राणा सांगा, राणा कुंभा, तो पृथ्वीराज चौहान के समय में ये आया। और कहां बस गया था, तो अजमेर में, अजमेर में ये आपको, और इसकी दरगाह भी कहां है, तो दरगाह आपको अजमेर में ही, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में ही है, ये आप सबको पता है। नेक्स्ट देखिए, सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली का है, बूंदी शैली, जयपुरी शैली, कांगड़ा शैली या किशनगढ़ी शैली। तो ये बनी ठनी जो है इसे आपको भारत का पिकासो भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भारत का पिकासो। ये आपको इस शैली को भारत का पिकासो के नाम से भी आपको जाना जाता है, और ये किशनगढ़ी शैली के नाम से जानी जाती है। अच्छा, कभी कभी बातें आ जाती है, बनी ठनी थी कौन, तो बनी ठनी जो थी ये किशनगढ़ के राजा सावंत सेन की पत्नी थी। सावंत सिंह की प्रेमिका थी, पत्नी मत कहो, कि प्रेमिका थी, ठीक ना, प्रेमिका थे। और इस शैली का जन्मदाता कौन था, शैली का जन्मदाता यदि आपसे पूछे तब आप क्या बताएंगे, तो निहाल चंद का नाम जानते होंगे। निहाल चंद को ही आपको इस शैली का जन्मदाता कहते हैं, निहाल चंद जी, ठीक। तो ये आपको इससे आगे नहीं पूछा है, न पूछेगा, उम्मीद यही हम सब करते हैं। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान कहां है, मंडोर जोधपुर में, डुमांडा अजमेर में, बिछवाल बीकानेर में या दुर्गापुरा जयपुरा में। तब बताएगा ये राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान आपको जो है डुमांडा अजमेर में है, ठीक ना, ये डुमांडा अजमेर में आपको है। जबकि आपको राष्ट्रीय मसाला अनुसंधान संस्थान पूछे, राष्ट्रीय मसाला अनुसंधान संस्थान पूछे, अनुसंधान संस्थान पूछे तो आप जवाब दीजिएगा कोच्चि में है। कहां पे, कोच्चि, कोट्टयम नामक स्थान जो है यहीं पे है। अयोध्या शिलालेख किस वंश के शासकों के द्वारा लिखवाया गया था। अयोध्या शिलालेख में हर्यक वंश, मौर्य वंश, कण्व वंश या शुंग वंश। तो शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, ठीक ना, पुष्यमित्र शुंग का सेनापति धनदेव द्वारा यह अभिलेख आपको लिखवाया गया है। इसमें आपको शुंग वंश की जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही साथ भारत में यवनों के आक्रमण की भी जानकारी आपको इसी ग्रंथ से प्राप्त होते हैं, हुणों से भी प्राप्त होते हैं, हुणों के आक्रमण की जानकारी आपको प्राप्त होती है, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश, अच्छा सही है ना, सही हम सब चल रहे हैं। चलिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से इलाहाबाद कब बनी थी, ये आगरा से इलाहाबाद, तो 1857 के विद्रोह के बाद 1858 ईस्वी में आपको जो है इलाहाबाद से आगरा से इलाहाबाद उत्तर प्रदेश की राजधानी अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था, ठीक ना। यहीं पे आपको जो है 1857 के क्रांति के समय ये आपको अंग्रेजों का मुख्यालय भी था। साथ ही साथ आप सबको बता दें कि महारानी एलिजाबेथ के घोषणा पत्र को 1 नवंबर 1858 ईस्वी को, कब, 1 नवंबर 1858 ईस्वी को ये आपको कहां पढ़ा गया था, तो कैनिंग ने यहीं पे महारानी के घोषणा पत्र को पढ़ा था, ठीक ना। महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा। ये कहां पढ़ा था, तो यही प्रयागराज में पढ़ा। कहां पे, प्रयागराज या इलाहाबाद में उस समय का पढ़ा था।
नेक्स्ट देखिए, भारत सरकार ने देश के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण आपको कब किया? तो 14 बैंकों का भारत ने राष्ट्रीयकरण आपको जो है ये आपको जुलाई 1969 में या अगस्त, तो ये कर लीजिएगा 19 जुलाई 1969 ईस्वी को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। जबकि आप सबको बता दें 15 अप्रैल 1980 ईस्वी को 1980 को 6 अन्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ये दोनों बातें इंदिरा गांधी जी के समय में ये आपको कार्य किया गया था। राजस्व लेखपाल शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से पढ़ाया गया है। 600 आवर का वीडियो लेक्चर, फ्री टेस्ट सीरीज, स्मार्ट पीडीएफ मटेरियल ऑफलाइन डाउनलोड करने की भी सुविधा आपको दी गई थी। नेक्स्ट देखिए, दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन, जिसे हम सब सार्क के नाम से जानते हैं या इसे ही दक्षिस भी कहते हैं, ठीक ना। शुद्ध हिंदी में दक्षिस या सार्क एक ही है। यदि बात की जाए इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना जो है 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को आपको ढाका में हुआ था, ठीक ना, ढाका में हुआ था। इसका मुख्यालय यदि पूछा जाए तो मुख्यालय बच्चा आप बता देना काठमांडू में है, काठमांडू में है। और इसके सदस्य देश पूछे तो इसके कुल 8 सदस्य देश हैं। और कौन कौन? तो आप चीन को छोड़ के बाकी भारत के पड़ोसी देश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ठीक ना, नेपाल, भूटान, 4 हो गए। आपको जो है 5वें नंबर पे आपको बांग्लादेश 5 हो गया, श्रीलंका 6 होगा, मालदीव 7 हो गया, म्यांमार 8 हो गया। ये आपको 8 इसके सदस्य देश हैं, ठीक। तो ये बातें 1985 ईस्वी में आपको जो है इसके स्थापना की गई थी। विश्व बैंक का मुख्यालय कहां है? तो विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना जुलाई 1944 ईस्वी में, आपको 1944 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय डीसी वाशिंगटन है, डीसी वाशिंगटन, ठीक ना। इसे बोलते हैं आपको जो है कि वाशिंगटन, डीसी को डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के नाम से जाना जाता है। इसमें आपको सदस्य देश कितने हैं? तो सदस्य देश आपको जो है 189 सदस्य देश आपको विश्व बैंक के है। और अध्यक्ष वर्तमान में इसका अध्यक्ष कौन है? तो डेविड मालपास जो है, मालपास ये आपको इसके अध्यक्ष के रूप में है। ये बिल्कुल सही तरीके से बच्चा पढ़ते चलिएगा। नेपानगर जिस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है उसे क्या जाना जाता है? तो नेपानगर कहां है? तो ये मध्य प्रदेश में है नेपानगर, ठीक ना। और ये अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। किसके लिए? अखबारी कागज के लिए नेपानगर आपको प्रसिद्ध माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक है? संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत या यूरोपीय संघ? तब बताएगा कि सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन का उत्सर्जक आपको चीन माना जाता है। कौन? चीन ग्लोबल कार्बन का सबसे बड़ा उत्सर्जक माना जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्तारण होता है वह कौन सा है? ये आपको पेटेंट क्वेश्चन है, सुपर टेट का ये पेटेंट क्वेश्चन माना जाता है बच्चा। कोई ऐसी किताबें नहीं जिसमें ये प्रश्न न दिया हो, ठीक ना। कार्बन डाइऑक्साइड का, या आपको जो है कि मीथेन का, CFA का, या आपको जो है नाइट्रस ऑक्साइड का। तो मीथेन, और मीथेन कहां से निकलता है? तो आप सब बता दीजिएगा। धान के खेत से, और कहां? सड़े गले वनस्पतियों से, और कहां से निकलता है? तब बताएगा कि आपको सड़े गले वनस्पतियों के बाद आपको जो है कि ये कहां से,
हाँ, आर्द्र भूमि से भी आपको मीथेन गैस निकलता है। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण बातें रही। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी, 31 दिसंबर, 25 जनवरी या 9 जनवरी? तो प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर आपको प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी वापस आए थे। गांधी जी अफ्रीका से वापस आए, ठीक ना, अफ्रीका से वापस आए। इसी उपलक्ष्य में आपको जो है 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा किया गया था 2003 ईस्वी में। एनटीए नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसे बोलते हैं, पेपर संख्या 1 शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से पढ़ाया गया है। आप इसे परचेज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और आपके सुनहरे भविष्य के लिए यह लाभदायक भी है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक ना, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, या इसे ही बोलते हैं विकासशील अर्थव्यवस्था। क्या बोलते हैं? विकासशील अर्थव्यवस्था के नाम से भी आपको जो है जानी जाती है। साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि भारत में सार्वजनिक और आपको निजी क्षेत्र दोनों क्षेत्रों के काम किए जाते हैं। जहां भेल, गेल, सेल, एनटीपीसी जैसे बड़े कंपनियां आपको सार्वजनिक क्षेत्र की, वहीं अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, महिंद्रा, डालमिया जैसे लोग भी आपको उद्योगपति भारत में है। तो ये महत्वपूर्ण बातें रही। निम्न में समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे कहते हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स, प्रोफेसर मार्शल या जे.एम. कीन्स? तब आप जवाब दीजिएगा कि कार्ल मार्क्स को आपको जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक कहा जाता है या पितामह कहा जाता है। कार्ल मार्क्स की एक प्रसिद्ध पुस्तक थी जिसे हम दास कैपिटल कहते हैं, ठीक ना, कैपिटल, और इसके द्वारा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक ग्रंथ में आपको लिखा गया है। कार्ल मार्क्स जो है समाजवाद के का जनक कहा जाता है। यह बहुत बड़ा विद्वान था और जबरदस्त नास्तिक आदमी भी था। भारत में बेरोजगारी से संबंधित मुद्दों का अध्ययन क्या कहा जाता है? ये व्यष्टि स्तर पर, समष्टि स्तर पर, व्यष्टि और समष्टि दोनों स्तरों पर, या इनमें से कोई नहीं? तब बेरोजगारी से संबंधित मुद्दों का अध्ययन समष्टि माने सभी चीजों का अध्ययन हम लोग करते हैं, इसीलिए समष्टि स्तर पर बेरोजगारी का अध्ययन किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका स्थान क्या हो? समान हो, यानी जो किस स्थान पर है तो स्थान समान हो, और परमाणु भार जो है वो भिन्न हो, परमाणु भार भिन्न हो, यानी परमाणु भार आपको जो है समान हो और परमाणु क्रमांक आपको भिन्न हो, वही आपको क्या कहलाता है? तो समस्थानिक कहलाता है, ठीक ना। समस्थानिक आपको जो है वह समस्थानिक के नाम से जाना जाता है। समभारिक किसको कहते हैं? तो जिसका भार एक बराबर हो और परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो तो उसे समभारिक कहते हैं। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल आपको प्रयोग किया जाता है? यह बड़ा विवादास्पद प्रश्न है। कुछ जगहों पे ऑक्जेलिक अम्ल दिया है, कुछ जगहों पे आप खोजोगे तो साइट्रिक अम्ल दिया है, ठीक ना। तो हम भी साइट्रिक अम्ल को ही मानते हैं, क्योंकि नेट ओट पे खोजने पर आपको साइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है, लेकिन कुछ जगहों पे आप ऑक्जेलिक अम्ल भी दिया है। हम साइट्रिक अम्ल के साथ चलते हैं जिसे आयोग ने माना है, ठीक। विल्हेम रोंटगन ने आविष्कार किया था रेडियो का, एक्सरे मशीन का, विद्युत बल्ब का या मोटर कार का?
तो रेंटजन के द्वारा है आपको रोंटजन जिसे कहते हैं, किताबों में रोंटजन आप पढ़े होंगे। एक्सरे मशीन या एक्सरे किरणों का आविष्कार जो है ये रोंटजन के द्वारा है आपको किया गया है। विलियम रोंटजन ने है आपको इसका आविष्कार किया है। कि हमारी संस्था की ओर से पुलिस कांस्टेबल का भी बैच चल रहा है, आप इसे परचेज कर सकते हैं और अपने सुनहरे भविष्य के लिए काफी लाभप्रद होगा, ये बातें भी आप सब जान सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, पारिस्थितिकी निकेत जिसे पारिस्थितिकी आला या निसे भी निफ से भी कहते हैं, यानी पारिस्थितिकी का सबसे छोटा संकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो निकेत का आपको ईपी ओडम के द्वारा, किसके द्वारा? ईपी ओडम के द्वारा आपको जो है पारिस्थितिकी निकेत के परिकल्पना या संकल्पना दिया गया था। जबकि पारिस्थितिकी शब्द का पहली बार पारिस्थितिकी इस शब्द का किसने खोज किया था ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र इसका आपने किसने किया था तब बताइएगा? एजी ट्रांसले ने, एजी ट्रांसले ने, एजी ट्रांसले ने आपको जो है विलियम बताइए बताइए किसने किया था पारिस्थितिकी तंत्र का? हैकल महोदय ने भाई, विलियम हैकल। देवबंद आंदोलन यूपी में किस वर्ष आरंभ हुआ? तो देवबंद आंदोलन कहां से आरंभ हुआ? सहारनपुर से। कहां से? सहारनपुर से। और आपको ननौतवी के नेतृत्व में देवबंद आंदोलन 1866 ईस्वी में आपको शुरू हुआ। देवबंद के आंदोलनकारियों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना का समर्थन भी किया था। इनके द्वारा जो है कि मुसलमानों में जागृति लाने के लिए आंदोलन चलाया गया था। आइए सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए सूचियों को आपको मिलान करना है। अब देखो, ये बुशमैन नामक जनजाति जो है ये कालाहारी में पाई जाती है। एनु नामक जनजाति आपको जापान में पाई जाती है। तो दूसरे का चौथा किसी ऑप्शन में है तो आपको यहीं पे मिल गया। और दूसरे का चौथा यहां मिला। एनु आपको ये मिल गया। तो खिरगिज आपको कहां पाई जाती है? मध्य एशिया में। बद्दू कहां पाई जाती है? अरब में। तो इस तरह से सी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। सी इज योर राइट आंसर। तीसरा जो है ये बिल्कुल सही जवाब आपको माना जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का आपको चयन करना है। एक तरफ संविधान का भाग है और दूसरे तरफ आपको जो है ये सूची दिया गया है, उससे संबंधित विषय दिया गया है। संविधान के भाग 15 में निर्वाचन आयोग का जिक्र किया गया है। संविधान के भाग 18 में आपातकाल उपबंध किया गया है। भाग 17 में आपको राजभाषा है और भाग आपको जो है कि 16 में कुछ वर्गों के विषय में विशेष उपबंध दिया है। तब आप मिलान करेगा, पहले का चौथा, दूसरे का आपको जो है तीसरे का दूसरा और चौथे का पहला। 4 3 2 1, 4 3 2 1। ऑप्शन संख्या 2 इज योर राइट आंसर। 2 जो होगा बच्चा ये बिल्कुल आपका सही जवाब माना जाएगा। ठीक। मोहिनीअट्टम, ये प्रश्न कई बार मैंने आप सबको बताया कि कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। कितने शास्त्रीय नृत्य? आपको 8 हैं नृत्य। और हर बार मैंने बताया कि आपको आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है। कहां का? कुचिपुड़ी। ये आपको जो है आंध्र प्रदेश का है। केरल में मोहिनीअट्टम और कथकली ये दोनों आपको केरल में है। तमिलनाडु में भरतनाट्यम है। भरतनाट्यम आपको यहां पर है। जबकि यूपी में आपको कथक है।
कथक उत्तर प्रदेश में है। और आपको जो है मणिपुर में मणिपुरी, उड़ीसा में आपको ओडिसी, ठीक ना, ओडिसी ये कहां है तो उड़ीसा में है। और आप आगे की बातों में कह सकते हैं कि असम में सात्रिया जो है ये असम में आपको है। तो इस तरह से आप कुल 1 2 3, एक यहीं से मोहिनी अट्टनम 4 हो गया और बाकी की 4 नृत्य आप सब देख रहे हैं। ये कुल 8 नृत्य आपको शास्त्रीय नृत्य है। निम्न में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? अब देखो ये पृथ्वी है और इसको 2 बराबर भागों में बांट लो। ये आपको गोबी कहां है तो गोबी चीन में है। ये चीन में है तो उत्तरी गोलार्ध में। ये ऊपर वाला भाग क्या है? उत्तरी गोलार्ध है ना, और नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध है। और आपको सहारा भी देखोगे तो ये अफ्रीका का इन भागों में है। तो ये आपको जो है कालाहारी मरुस्थल जो है ये अफ्रीका में है। ये आपको जो है अफ्रीका के 3 देशों में, अफ्रीका महाद्वीप के 3 महादेशों में आपको कालाहारी मरुस्थल फैला हुआ है। तो ऑप्शन संख्या 1 इज योर राइट आंसर माना जाएगा। बिल्कुल विकल्प आपको ए सही माना जाएगा। ठीक, चलिए ये नितिन सर के द्वारा शानदार तरीके से हैंड रिटेन नोट्स है, आप इसे जरूर से परचेज कर लीजिए। और आपके लिए ये पीडीएफ के रूप में है लेकिन काफी लाभप्रद भी है। आप इसे परचेज करके अपने सुनहरे भविष्य के लिए जो है कि पढ़ सकते हैं, नहीं तो बाकी तो कोई बात नहीं। ठीक, नेक्स्ट निरी स्थित है। निरी इसकी स्थापना जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान 1958 ईस्वी में आपको निरी की स्थापना किया गया था। कब? 1958 ईस्वी में। कहां किया गया था तो नागपुर में आपको किया गया था। ये फुल फॉर्म निरी का क्या है तब आपको बताएगा। नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से निरी को हम सब जानते हैं। ठीक, ये 1958 ईस्वी में नागपुर में स्थापित किया गया है। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से या जल प्रदूषण से? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीवीआई प्रश्न है। आप इसे चाहो तो बड़े शानदार तरीके से जवाब दे सकते हो। ग्रीन मफलर, मफलर में मतलब कि आपको मफलर काहे लिए लगाते हैं? कान में हवा ना जाए। तो हवा कैसे जाएगी? वायु प्रदूषण से नहीं, ये आपको ध्वनि प्रदूषण से संबंधित ग्रीन मफलर है। ये आप याद रखे रहिएगा, गलती मत करिएगा। ये आप सेंस एक लोग पढ़ा रहे थे तो वो मफलर बता के वायु प्रदूषण बता दिए थे, तो गलती नहीं, ध्वनि प्रदूषण से है। निम्न में से किस आयोग को सी इज चेंज मेकर का कार्यक्रम दिया गया है? नीति आयोग को, शिक्षा आयोग को, योजना आयोग को या राष्ट्रीय महिला आयोग को? ठीक ना, चेंज मेकर के रूप में किसे बताया गया है तो सी इज ए चेंज मेकर। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। और आपको जवाब देना है राष्ट्रीय महिला आयोग के स्थापना कब हुई, वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? आपको जो है कौन वर्तमान में महिला आयोग के अध्यक्ष है? ठीक, ये जवाब आप सबको कमेंट बॉक्स में देना है। अब तो दे लोगे भैया। हाल ही में प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार निम्न में से किसे सम्मानित किया गया है? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को आपको जो है ये सब आपको करंट का है। ये सारे प्रश्न बच्चा करंट का आपको पढ़ा रहा हूं। करंट भी पर डे मैं आपको 10 करंट के लगभग 5 7 8 10 जो भी करंट रहता है इसे बताने का प्रयास करता हूं। ठीक ना, और करंट को जरूर से अपडेट होते रहिएगा। टाटा सन्स किसके साथ एयर इंडिया का विलय करेगा? किसके साथ? इंडिगो के साथ, एयर एशिया फिलीपींस के साथ, एयर एशिया एक्स के साथ या एयर एशिया के साथ? तब इस प्रश्न का बताइएगा कि एयर एशिया के साथ टाटा सन्स एयर इंडिया का विलय
करेगा। चूंकि बहुत सालों बाद लगभग 1912 ईस्वी के बाद टाटा जो है अपने कब्जे में 112 वर्ष या क्या लिखा था के बाद टाटा जो है एयर इंडिया का मालिक पुनः बन गया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 2022 में भारत का स्थान क्या था? तो 2021 में आप सबको बताना है कि क्या था। 2022 में तो हम बता दे रहे हैं, 21 का भी पूछ सकता है आपको। 22 में आपको 150वां स्थान है और 2021 में कैवां स्थान था, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब देंगे। 142, 143, 144 या 145, ये ऑप्शन दिए हैं। आप सब जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। शानदार कुछ लोगों का जवाब चल रहा है। चलिए, जो लोग जवाब सही दे रहे हैं उनको शुक्रिया, ठीक ना। ये हमारे आपको वीडियो संस्था की ओर से शानदार तरीके से वीडियो की पुस्तक लिखी गई है, आप इसे परचेज कर सकते हैं और आपके सुनहरे भविष्य में ये काफी लाभदायक भी होगा, ठीक। तो चलिए, ये आपको जो है कि आज की क्लास यहीं तक। शुभ संध्या, नमस्कार। नॉन स्टॉप एक 50 मिनट में 50 क्वेश्चन विथ व्याख्या। लोग कहते हैं कि सर आप बहुत धीरे धीरे पढ़ा दें। अरे ससुरा, अब कितना तेज पढ़ा दें कि आप सब आ जाओगे? अरे कुछ तो पढ़ लो बाबा, पढ़ लो भैया। सारे लोग जो है वो पढ़ना नहीं चाहते, सिर्फ बहानेबाजी टटोलते हैं। लेकिन मेरे प्यारे जितने बच्चे हैं, लगभग पर डे शाम सुबह दोनों मीटिंग में रहते हैं, तहे दिल से उनको शुक्रिया और ईश्वर से यही कामना है कि वो अपार जीवन में अपार सफलताओं को प्राप्त करे और उनको मनोवांछित फल मिले। ये मां विंध्यवासिनी से कामना करता हूं। आज की बातें यहीं तक। जय हिंद, जय भारत, शुभ संध्या, सत श्री अकाल, नमस्कार।